नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा शर्मा, प्रवक्ता प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय लखनऊ से आप सभी का आयुष संवाद में स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। साथ ही धन्यवाद देती हूँ हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी स्टेट आयुष सोसाइटी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय आयुष मंत्री जी, आदरणीय सचिव सर, आदरणीय विशेष सचिव सर, आदरणीय निदेशक सर और आदरणीय प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने इस आयुष संवाद के माध्यम से मुझे आज आप सबके समक्ष अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। हम सभी जानते हैं कि पोषण माह चल रहा है, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2018 मार्च में हमारे देश को कुपोषण से मुक्त करने के अभियान के साथ प्रारंभ किया था। तब से हर वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आयुष विभाग उत्तर प्रदेश ने भी इस राष्ट्रीय पोषण माह को मनाते हुए विभिन्न आयुष चिकित्सकों को पोषण के ऊपर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विभिन्न भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितियों वाला देश है, जहाँ अक्सर ही हमारे मन में अनेक जिज्ञासाएं होती हैं कि हमें कब क्या खाना चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए, अर्थात पोषण क्रम क्या हो। तो पोषण एक जटिल विषय है। अगर बात करें आज के विषय की, तो महिला रोग विशेषज्ञ होने के नाते आज मैं आप सबके समक्ष गर्भिणी में पोषण की महत्ता विषय पर अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुई हूँ। अब अगर बात करें पोषण की आयुर्वेद में वैशिष्ट्य की, तो आयुर्वेद में विभिन्न पोषण क्रम को परिचर्याओं के माध्यम से बताया गया है। परिचर्या क्या है, कब किस विशेष परिस्थिति में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारा आहार विहार और रहन सहन होना चाहिए, जैसे कि ऋतुचर्या, दिनचर्या इत्यादि, जिसके माध्यम से हम आयुष संवाद में पिछले कई ज्ञानी हमारे आयुष चिकित्सकों के माध्यम से जानते आए हैं। अगर हम बात करें स्त्री वैशिष्ट्य की, तो स्त्रियों में भी विशेष परिचर्याओं का उल्लेख है, जैसे कि रजस वाला परिचर्या, जैसे कि माहवारी के दौरान स्त्री को क्या खाना पीना चाहिए, क्या आहार विहार होना चाहिए, गर्भिणी परिचर्या फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी और सूतिका परिचर्या फॉर अ लेडी आफ्टर डिलीवरी, यानी कि जिसे हम जचकाना कहते हैं। उस दौरान स्त्री बहुत नाजुक स्थिति में होती है, तो खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं गर्भिणी की, तो गर्भावस्था जो है वो 9 माह तक चलने वाली एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके दौरान शरीर में अनेक प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो ध्यान न रखने पर पैथोलॉजिकल में भी चेंज हो सकते हैं। अतः शरीर इन सभी क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु एक स्त्री का शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम गर्भिणी परिचर्या की बात करें, तो आचार्यों ने हमारे आयुर्वेद में प्रत्येक पूरे 9 मास तक प्रत्येक माह के लिए विशिष्ट परिचर्या, विशिष्ट मासानुमासिक परिचर्या का उल्लेख किया है। जैसे कि शुरुआत करें प्रथम, दूसरे और तीसरे माह में, हम सभी जानते हैं कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, इस दौरान अक्सर करके उनको उल्टी, जी घबराना, चक्कर, कमजोरी इत्यादि शिकायतें होती हैं। अगर ये सारी परेशानियां तो बेसिकली हार्मोनल प्रभाव से होती हैं, जो कि लगभग अक्सर तीसरे माह के जाते जाते खत्म होने लगती हैं। लेकिन अगर इसके साथ कुछ पाचन संबंधी व्याधियां भी इसमें ऐड हो जाती हैं, तब ये दिक्कतों का कारण बढ़ा सकते हैं। इन सभी का ध्यान रखते हुए हमारे आचार्यों ने पहले, दूसरे और तीसरे माह में मधुर, शीत और तनु द्रव का विधान बताया, यानी कि मीठा, ठंडा और थोड़ा पतला द्रव्य। इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? पहली चीज, ये इजीली डाइजेस्टेबल है। दूसरी चीज, अगर स्त्री के शरीर में हाइपर एमेसिस या ज्यादा वॉमिटिंग के कारण डिहाइड्रेशन होता है, तो ये तरल द्रव उस जलीयांश की कमी को पूरा करने में सहायक होता है। साथ ही ये सभी पित्तनाशक हैं, तो अगर अम्ल पित्त की वजह से स्त्री को नौजिया, वॉमिटिंग या एसिडिटी की परेशानी हो रही है, तो ये उस परेशानी का भी शमन करने में सहायक सिद्ध होता है। साथ ही मधुर रस जो होते हैं वो बलवर्धक होते हैं, और हम सभी जानते हैं कि इस समय बच्चे के शरीर में अंगों का निर्माण प्रारंभ होता है, जिसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। तो इस दौरान ये मधुर रस बलवर्धक, मांसवर्धक उसके शरीर की वृद्धि में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। तो देखा आपने कि प्रथम 3 माह में आचार्यों ने कितना साइंटिफिक और प्रैक्टिकल वर्णन दिया, जिससे उस दौरान होने वाली सभी व्याधियों का निराकरण स्वतः हो जाए। एक खास बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का जो विशेष मंतव्य है, उसमें स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण पहले आता है, अर्थात कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के हिसाब से आयुर्वेद अपनी बात रखता है, और जो कि अगर हम देखें तो बहुत ही प्रैक्टिकल भी होता है। जैसे हमने यहाँ प्रथम 3 माह में देखा, अब हम आगे देखते हैं कि चौथे और 5वें मास में
हम सभी जानते हैं कि बच्चे के शरीर में मांस धातु का उपक्षय प्रारंभ होता है। अगेन वो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इस दौरान हमारे आचार्यों ने इसमें जांगल मांस, दूध, घी, नवनीत आदि का विधान बताया। नवनीत यानी मक्खन, इसका विधान बताया। और हम सभी जानते हैं कि ये सभी द्रव्य प्रोटीन से भरपूर होते हैं और प्रोटीन उपचय यानी किसी चीज़ के जनन के लिए बेहद आवश्यक द्रव्य है। तो ये जो चौथा और पांचवा मास है, स्पेसिफिकली इसमें इन्होंने, हमारे आचार्यों ने जांगल मास का प्रयोग बताया, जो लोग इसको ले सकते हैं। अदरवाइज वो दूध, घी और नवनीत का सेवन कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे छठे मास में आप देखिए कि इस दौरान अक्सर करके स्त्रियों के अंदर पेडल एडिमा यानी कि पैरों में सूजन की बीमारी या की समस्या उत्पन्न होती है। और ये जनरली पेल्विक कंजेशन जो एक प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल प्रक्रिया उसकी वजह से होती है। तो और अगर ये ट्रीट नहीं की गई समय से तो आगे जाके ये गंभीर बीमारियों में भी परिवर्तित हो सकती है। तो आप ये सोचिए कि आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे आचार्यों का विजन कितना प्रैक्टिकल था कि उन्होंने इस माह में स्पेशली गोक्षुर का विधान बताया। गोक्षुर यानी कि गोखरू, ये एक शानदार डायूरेटिक की तरह कार्य करता है। तो देखा कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में ही उन्होंने पहले ही इस परिचर्या में छठे मास में, जब ये संभावना होती है कि पादशोथ यानी कि पैरों में सूजन होने की संभावना हो, उस दौरान पहले से ही गोक्षुर से सिद्ध घृत या यवागु का सेवन बताया है। अब सातवें मास में अगेन गर्भ की वृद्धि, पोषण व मूत्रल यानी कि सूजन हटाने वाले द्रव्यों को ध्यान में रखते हुए पृथक पड़ने आदि द्रव्यों का विधान सेवन बताया है। एक बात कहना चाहूँगी कि अगर कई सारे ऐसे शब्दावली हैं जो आयुर्वेद में आपको ऐसा लगता है, सामान्य जन साधारण से मैं बात इस विषय में कहना चाहूँगी कि अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसा है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा या जिसके विषय में उन्हें और जानकारी की आवश्यकता है, तो आप हमेशा ही सादर आमंत्रित हैं हमारे प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग में, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय लखनऊ में। तो अब आगे बढ़ते हैं 8वें और 9वें मास में। जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है वैसे वैसे वह आंतों पे भी दबाव डालने लगता है, जिसकी वजह से अक्सर करके स्त्रियों को विबंध, कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कब्ज भी कहते हैं, इसकी शिकायत हो सकती है। साथ ही इसका कारण हार्मोन भी होता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। तो खैर, तो इस दौरान हमारे आचार्यों ने इसमें बस्ती का विधान बताया। बस्ती पंचकर्म के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आयुर्वेदिक तेल या क्वाथ आदि के माध्यम से एनल रूट से दिया जा सकता है, जिसे हम एनिमा की तरह समझ सकते हैं। तो इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं? इस दौरान सबसे अच्छी बात है कि बॉबल क्लियर होता है, जो कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है उससे निजात मिलता है। साथ ही ये जो बस्ती होती है, ये पेल्विक एरिया की जो मांसपेशियां हैं, जो यूट्रस की मांसपेशियां हैं, उन सभी को सुदृढ़ करती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं ये स्त्री के उस समय की अवस्था को तो सुदृढ़ करती है, साथ ही आने वाले समय में एक इजी नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी स्त्री को तैयार करती है। पहले के ज़माने में हमारा खान पान बहुत शुद्ध था। स्त्रियां अक्सर करके ऐसा होता था कि लास्ट माह तक ही अपने घर के सामान्य कार्य को स्वयं करती थी। आज की तारीख में अगर प्रेगनेंसी होती है तो स्त्री स्वयं या घर वाले कह देते कि बेटा तू आराम कर, अब तू मत उठना, बिस्तर से नहीं उठना। तो ये है कि कई बार कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जहाँ पेशेंट को स्पेशल बेड रेस्ट या कुछ परहेज बताए जाते हैं। पर सामान्य जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें आप हल्का फुल्का अपना सामान्य दिनचर्या का कार्य आसानी से कर सकते हैं, जो कि हमारी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी टोन को बनाए रखता है। तो ये हमने देखा कि बस्ती का प्रभाव आप उसके बॉबल क्लियर करने में, उसकी मसल्स को स्ट्रेथन करने में कितना सहायक सिद्ध है। और कई सारी स्टडीज से ये भी देखा गया है कि 8वें मास के उपरांत बस्ती देने से बच्चे के भाव में यानी कि बच्चे की वृद्धि में भी अच्छी बढ़ोतरी होती है। बच्चे का वजन अच्छा होता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। इसके साथ एक और विधान बताया गया पिचू क्या है? पिचू भी आयुर्वेदिक तेल से बनाया हुआ एक टैम्पून टाइप का एक प्रक्रिया होती है जो कि परवेजाइनली रखी जाती है। तो परवेजाइनली रखने से हमें क्या फ़ायदा होगा? एक तो वहाँ जो लोकल इन्फेक्शन हो सकते हैं उनसे बचाव होता है, जो अक्सर करके इन्फेक्शन की वजह से स्त्री को प्रीमेच्योर लेबर, जिसे हम समय से पहले प्रसव होने लगता है, तो उस सब से बचाव होता है। दूसरी चीज़ ये वेजाइनल पाथवे को स्मूथ करता है। ठीक है, तो अगेन ये एक इजी डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा है स्त्री को। तो इन सब प्रक्रियाओं का, आप सारी परिचर्याओं का अगर आप देखें तो ओवरऑल शुरू से अंत तक इस स्त्री के शरीर को मानसिक व शारीरिक तौर पे स्वस्थ रखते हुए ये इसका विधान किया गया है। एक खास बात कि पूरी परिचर्या में मधुर औषध से द्रव्य, स्पेशली दूध का विधान बताया गया। तो दूध तो हम सभी जानते हैं कि
प्रोटीन और कैल्शियम का रिच सोर्स है, जिसकी पूरी प्रेगनेंसी में बच्चे और माँ दोनों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यकता है। तो अगर आपको किसी तरह की एलर्जी नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है तो आप दूध का सेवन नियमित तौर पे अवश्य करें। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत है कि हमारी जो भारतीय स्त्रियां हैं उनके अंदर एक प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली एक समस्या पाई जाती है, वो है खून की कमी या एनीमिया, जैसे हम घरेलू उपायों द्वारा भी दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हो सके तो उस गर्भवती स्त्री को डेली एक फल का सेवन करना चाहिए, मौसमी फल जैसे सेब, अनार, अमरूद, केला, चीकू इत्यादि, जो उसे पसंद हो वो डेली उसको कम से कम एक फल का सेवन करे। आयरन के एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मौसमी खट्टे फल, मौसमी संतरा, या अगर कुछ भी ना हो सके तो एक नींबू की शिकंजी डेली लेना चाहिए। खाना लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। हम आधुनिकता में इतने ज़्यादा बहे जा रहे हैं कि जो हमारा इतना जो प्राचीन भारतीय सिद्धांत था, जो बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक था, उसको कहीं हम पीछे छोड़ दे रहे हैं। तो मैंने भी जब ये जाना तब से मैंने भी लोहे की कढ़ाइयाँ ही प्रयोग करना प्रारंभ किया, और आप सबसे भी अनुरोध करूँगी कि अगर आप इसको प्रयोग करेंगे तो आप स्वतः अपने स्वास्थ्य में अच्छी बढ़ोतरी देखेंगे। तो अगर हम देखें कि एक तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हुई, साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि 4 से 5 भीगे बादाम, 3-4 काजू, 1 अखरोट, मुनक्का, किशमिश आदि का सेवन भी वो नियमित तौर पे कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि उसे किसी भी तरीके का डाइजेशन प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रहा है तो इन सभी चीज़ों को भी चिकित्सक के परामर्श के बाद ही प्रयोग करें। अब कुछ खास बातों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो खाने का एक बड़ा प्रॉब्लम, मतलब इंडाइजेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। वो हमने देखा कि चूंकि यूट्रस के बढ़ते हुए साइज की वजह से इंटेस्टाइन पर प्रेशर पड़ता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आंतों में विबंध होने की संभावना बढ़ सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, एक बार में बहुत ज़्यादा भोजन ना ग्रहण करें, थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार में करें, खाना चबा चबा कर खाएं। अगर संभव हो तो खाना खाने के बाद कुछ हल्के कदमों से ज़रूर टहलें। पानी भरपूर मात्रा में लें, ये कब्ज की शिकायत को दूर करने के साथ डिहाइड्रेशन भी दूर करने में सहायक होता है। अगर हो सके तो एक नारियल पानी डेली सेवन करें पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, ये कि संपूर्ण पोषण की तरह कार्य करता है। कुछ हल्के सूक्ष्म व्यायाम जैसे कि ताड़ासन, वज्रासन इत्यादि का सेवन पूरी प्रेगनेंसी में किया जा सकता है। तितली आसन आपकी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेथन करने में हेल्पफुल है। तो और साथ ही कुछ प्राणायाम जिसमें अनुलोम विलोम और ध्यान इत्यादि का सेवन वो नियमित तौर पे करे, तो उसके शरीर में दोषों की साम्यावस्था बने रहने के साथ साथ उसके शरीर में और बच्चे के शरीर में आवश्यक बढ़ोतरी, स्वास्थ्य उसका उत्तम रहता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। मीठे, तीखे, खट्टे पदार्थ, बाहर का भोजन, अनहाइजीनिक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, इसका परहेज करें। अगर बहुत मन कर रहा है पानी पूरी खाने का इत्यादि कुछ भी, तो आप अपने घर में हाइजीनिक तरीके से बनाकर उसका कभी सेवन कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, अति हर चीज़ की ही बुरी होती है, तो इसका परहेज करें। अब एक खास बात कि पोषण एक साइकोसोमेटिक टर्म है। हम ये सोचें कि हम बहुत सारा खा लें और उसके बाद हमारा पोषण हो गया, तो ऐसा नहीं है। आपको मानसिक तौर पे भी इसके लिए तैयार होना होगा। तो स्त्री का मानसिक स्वास्थ्य उसके और उसके बच्चे के विकास में बेहद आवश्यक है। तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो उसके लिए उसको प्रसन्न रहना बेहद आवश्यक है। उसके जो भी रुचिकर कार्य हैं उसमें उसको मन लगाए, संगीत सुने, बागवानी करें, अपने बच्चे से बात करें, रियली इट वर्क्स, जिसके विषय में हम आने वाले सेशन में बात करेंगे। और हाँ, मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, लेकिन हमारा आयुष संवाद जरूर सुनें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी, इसी संदेश के साथ कि इस राष्ट्रीय पोषण माह में आप सब भी अपनी भागीदारिता दें और कोशिश करें कि हमारे आसपास या हमारे घर में अगर कोई कुपोषित व्यक्ति है तो उसके कुपोषण का निदान जानकर उसका निराकरण करने का सहयोग करें। इसके लिए हम सभी आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आयुर्वेद अपनाएं। धन्यवाद।